हेलो एवरीवन, आज फिर हम प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष लाए हैं। डिस्कस करेंगे, एक एक प्रोविजंस के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ उन पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक प्रश्नों को समझिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न बिकम वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर टू डिटरमाइन हाउ द एग्जामिनर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये समझना, ये जानना कि एग्जामिनर आपसे कहां से प्रश्न पूछेगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, या प्रश्न का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको देखना, एनालाइज करना और समझना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न जैसा कि हम देखें हमारे जो स्क्रीन बोर्ड पे है, क्या है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट अ डकैती इज पनिशेबल इन बीएनएस। देखिए डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि अब अगर हम बात करें बीएनएस के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अगर हम देखें तो सेक्शन जो पहले आईपीसी में थे उनको सब क्लॉसेस के अंतर्गत या सब सेक्शन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो ना केवल पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उन पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत यदि कोई सब सेक्शन भी दिया गया है या कोई क्लॉज भी दिया गया है तो बेयर एक्ट पढ़ते समय उनको मार्क करते चलिएगा, वो आपके लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट का पॉइंट बन जाता है। तो जैसे हम इस प्रश्न को देखें और समझने की कोशिश करें, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन टू कमिट अ डकैती इज पनिशेबल इन बीएनएस। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कहां पे पनिशेबल है, तो सेक्शन 310 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत तो ये पनिशेबल है। अब ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो और चीजें बन सकती हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है वो क्या है। सबसे पहले ये कहां से ये सेक्शन 310 कहां से रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि प्रिपरेशन टू डकैती जो कि क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें क्या है ये, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, कहां से कहां तक, या अगर हम बात करें कहां से कहां तक इससे प्रोविजन निहित किए गए हैं या किस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए हैं, तो यह भी आपके लिए प्रश्न हो जाता है फैक्चुअल चैप्टर। अगर हम बात करें चैप्टर 17 के अंतर्गत कहां से कहां तक प्रोवाइड किए गए हैं, तो सेक्शन 303 से लेकर सेक्शन 334 तक ये प्रोवाइड किए गए हैं। ये किससे डील करते हैं या किससे रिलेट करते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। याद रखिएगा सेक्शन 303 क्या है, थेफ्ट, सेक्शन 304 क्या है, स्नैचिंग, जो कि हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन बन जाए क्योंकि ये ऐड किया गया है। तो आपके लिए ये डायरेक्ट फैक्चुअल बेस एज वेल एज सेक्शन बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके साथ जो कनेक्टेड डाटा है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर हम बात करें सेक्शन 309 की, तो बात करता है रॉबरी। और आपको पता ही होगा कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, इनको हम अगर कनेक्ट करके पढ़ें तभी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और इन्हीं बेसिस पे अगर हम, ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपसे सेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ ही साथ फैक्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इलस्ट्रेशन बेस्ड भी पूछा जा रहा है, तो अगर आपको ये डाटा क्लियर है तभी आप उनका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएस किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग हैज बीन डिस्कस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन बेस, कहां से, बीएनएस से, कि किस जगह पे प्रोवाइड किया गया है। अब समझना यह आवश्यक है कि यह पर्टिकुलर सेक्शन बेस क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है या जो आपसे एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेक्शन भी दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में वो पूछ लिया जाए या आपसे आने वाले पेपर में उससे रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट्स पूछ लिए जाए, तो उनको भी हम समझते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम इस प्रश्न को देखें या इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कहां पे दिया गया है, बीएनएस के सेक्शन 139 के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही साथ अब इसका और थोड़ा हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या बेयर एक्ट के प्रोविजंस इनसे जो रिलेटेड है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें किडनैपिंग से रिलेटेड, एब्डक्शन से रिलेटेड, जिनको हिंदी में हम कहते हैं व्यापहरण और अपहरण, याद रखिएगा कि यह व्यापहरण कहा जाता है और एब्डक्शन को अपहरण कहा जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें या इनसे रिलेटेड प्रावधानों की बात करें कहां पे निहित हैं, तो अगर हम देखें चैप्टर 6 के अंतर्गत,
चैप्टर 6 के अंतर्गत, जो कि एक्सप्रेसली डील करता है या चैप्टर 6 एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है प्रोविजन किनसे रिलेटेड है? ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनसे रिलेटेड ये प्रोविजन डील करता है। कहां से कहां तक? 100 से लेकर 146 तक। याद रखिएगा, तो ये पार्ट बन जाता है, ये सेक्शन पार्ट बन जाता है किसका? ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी का। अब याद रखिए कि जो अगर हम बात करें सेक्शन 138 और सेक्शन 137 की, अगर हम सेक्शन 137 की बात करें तो यह बात करता है किडनैपिंग की। ये किसकी बात करता है? किडनैपिंग की। किडनैपिंग दो तरीके से होता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और सेकंड अगर हम बात करें किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द गिवन सेक्शन। तो आपके लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में वो चीजें मेंशन की गई है। तो अगर सेक्शन ऑप्शन में आपके दिया गया है सेक्शन 137 और साथ ही साथ दिया गया है सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, तो याद रखिएगा आप करेक्ट आंसर यही टिक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और अपेक्षा की जाती है कि आपको जो करेक्ट रिलेवेंट सेक्शन है वो तैयार हो। तो याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत दिया गया है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब अगर हम बात करें किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द गार्जियनशिप, हमें केवल और केवल यह देखना आवश्यक होता है कि बच्चे को क्या कर दिया गया है? सेपरेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है लॉफुल गार्जियनशिप से। वेदर मींस रिया इज प्रेजेंट और नॉट, मींस रिया था या नहीं था, यह देखना आवश्यक नहीं है। जैसे ही बच्चे को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से अलग किया गया या उसे सेपरेट किया गया चाइल्ड को, वैसे ही ये बन गया अपराध किसका? किडनैपिंग का। तो ये याद रखिएगा, ये सब भी इसेंशियल पॉइंट्स है या इससे रिलेटेड आपको इलस्ट्रेशन भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम चाइल्ड की बात करें या चाइल्ड को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बीएनएस के अंतर्गत जो शब्द जोड़ा गया है या जो लाया गया है वो चाइल्ड शब्द है, क्या एक्सप्रेस करता है? तो 2-3 के अंतर्गत अगर हम चाइल्ड की डिफिनीशन देखें तो यहां एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया गया है कि अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, पर्सन की बात की गई है। याद रखिएगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। यहां पे क्या किया गया है? इस सेक्शन ने क्या कर दिया है? जेंडर न्यूट्रलाइजेशन का काम किया है, और अब 18 ईयर का पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो चाइल्ड की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा अगर उसकी एज क्या है? 18 से कम है। तो याद रखिएगा, अब इसके पहले क्या था? पहले हम देखते थे 16 ईयर फॉर मेल एंड 18 ईयर फॉर फीमेल। किसके लिए? किडनैपिंग के लिए। अब ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा कितने चीजों से ये इंटरलिंक किया गया है, ये आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करें अगर हम सेक्शन 138 का, तो सेक्शन 138 किसकी बात करता है? एब्डक्शन की बात करता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपसे पूछा क्या गया था, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा क्या जा सकता है, प्रश्न आपसे कहां से बन सकते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आइए अगला अगर हम देखें, अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, तो ऐसे प्रश्न कमीशन ज्यादातर जो है पूछता है, या ऐसे प्रश्न कमीशन पूछता है और ये जानने की कोशिश करता है या ये समझने की कोशिश करता है कि क्या कैंडिडेट्स को ऐसे प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको देखने की कोशिश करेगा कि आप सेक्शन से अवेयर हैं या नहीं हैं, पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, बीएनएसएस के सेक्शन सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं कि इनसे आपको मैच करना है। तो अगर हम देखें डायरेक्ट, अगर हम देखें कि 307 किसकी बात करता है, तो अगर हम देखें कि 307 लैंग्वेज ऑफ द कोड बीएनएसएस के अंतर्गत बात करता है, तो ए का हो जाएगा 2, अब 2 दो जगह है। दूसरा अगर हम देखें सेक्शन 1 सब सेक्शन 1H किसकी बात करते हो, तो आप देखेंगे ये डेफिनेशन
है किससे रिलेटेड हो सकता है, कंप्लेंट से। तो टू का ए का हो जाएगा टू और बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो अब देखें टू का कहां कौन सी पेयर ऐसी दी गई हुई है, तो अगर हम देखें तो सी वाला पेयर जो है वो इससे मैच कर रहा है। और सेक्शन 360 का हो जाएगा विड्रॉल फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन और सेक्शन 280 का हो जाएगा विड्रॉल फ्रॉम अ कंप्लेंट, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी कमीशन द्वारा पूछे जाते हैं। अवेयर रहना है, किस बात से अवेयर रहना है, हमें अवेयर रहना है उस पर्टिकुलर सेक्शन से या उस पर्टिकुलर फैक्ट से या उस पर्टिकुलर थिंग से जो रिलेट करता है या जो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम ऐसे देखें, ऐसे प्रश्न को देखें तो इस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बेस्ड जो ये प्रश्न पूछा गया था सेक्शन बेस्ड था, अगर आप सेक्शन जानते हैं तो आसानी से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न अगर हम देखें, इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस instituted other than on police report under which of the following section charge are framed। देखिए केसेस अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है, देन क्या पूछा गया है कि चार्जेस आर फ्रेम्ड, उसके तहत केसेस अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत चार्जेस आर फ्रेम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइडेड इन BNSS। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पे जो बात की गई है वो बात की गई है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब ये कहां पे प्रोवाइड है ये भी आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो चैप्टर 20 के अंतर्गत ये प्रोवाइड है, दिया गया है। कहां से कहां तक है, जो अगला प्रश्न बनेगा या जो अगला जानने की आवश्यकता है वो क्या है कि कहां से कहां तक इसे मेंशन किया गया है। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 261 से लेकर, याद रखिएगा, सेक्शन 261 से लेकर सेक्शन 273 तक दिया गया है। अब इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यह भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला पार्ट है वो है आपका 261 से लेकर 266 तक, जो कि बात करता है ट्रायल बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ वारंट केसेस ऑन पुलिस रिपोर्ट। ये किसकी बात करता है, जो कि पुलिस रिपोर्ट पे हो। फिर अगर हम अगला पॉइंट देखें तो बात करते हैं 267 से लेकर कहां तक, 267 से लेकर 270 तक। ये जो प्रोविजन है चैप्टर 20 के अंतर्गत वो रिलेट करता है, वो बात करता है ट्रायल अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी ही आसानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंतर्गत चार्ज आर फ्रेम्ड होता है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन प्रश्न आपके यहां से भी बन सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना और आपको जानना कि प्रश्न आपसे पूछे कहां से जा रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें या डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें और जानने की कोशिश करें तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम इसके आंसर को देखें तो सेक्शन 269 है जिसके अंतर्गत फ्रेम किया जाता है, लेकिन ये जो एरिया है वो आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बाकी सेक्शन की बात करें सेक्शन 271 से लेकर सेक्शन 273 तक, तो ये बात करता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। विच ट्रायल, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय अ मजिस्ट्रेट। तो ये आपको जानना आवश्यक है, इन सेक्शंस के बारे में आपको जानना आवश्यक है, कहां पे कौन सी चीजें निहित की गई हैं या कहां पे कौन सी चीजें एक्सप्रेस की गई हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए तो ये इस प्रश्न के साथ अगला प्रश्न अगर हम देखें, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, her sentence shall be commuted to imprisonment for life by the, देखिए ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आप बेयर एक्ट के प्रोविजन से अवेयर हो और उनके फैक्ट से अवेयर हो तभी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट को जो डील किया गया है या जो इस पार्ट को एक्सप्रेस किया गया है वो एक्सप्रेस किया गया है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें चैप्टर 34 ऑफ BNSS से कहां तक, जो कि किस चीजों के या किसके बारे में एक्सप्रेस करता है या किसके बारे में बताता है। तो अगर हम देखें तो 453 से लेकर 477 तक एक्सप्रेसली किसके बारे में बताता है, कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस।
या रिमिशन, इन सब के बारे में बात करता है। और डायरेक्ट अगर हम देखें कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है कि यदि कोई महिला जिसको डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई है और वो प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसी दशा में सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाएगा लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ के लिए। किसके द्वारा? कौन है जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जिसके द्वारा ये कम्यूट कर लिया जाएगा? तो अगर हम इसमें पर्टिकुलर सेक्शन 456 देखते हैं तो वहां पे एक्सप्रेसली शब्द यूज किया गया है बाय द हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन आप उस सेक्शन से अवेयर हो जिसकी बात की जा रही है, उस चैप्टर से अवेयर हो या उस टॉपिक से अवेयर हो। एग्जामिनर ये भी जानना चाहता है, ये भी समझना चाहता है और उन एक एक पॉइंट्स को वो ऑब्जर्व करता है और वहीं से ही क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो ये आपके जो लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं लिस्ट बेसिस पे है और इस बार जो लिस्टिंग की गई है वो बीएसए के सेक्शन से रिलेटेड की गई है। और जैसा कि अगर आप सेक्शन को देखेंगे और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो पार्ट है वो डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से। अगर हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करें या रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो हम बीएसए के अंतर्गत चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं और चैप्टर 2 के अंतर्गत सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक जो भी चीज बताई गई है या जो चीज एक्सप्रेस की गई है वो बताता है एक्सप्रेसली रिलेवेंसी ऑफ अ फैक्ट्स। ऑल द फैक्ट्स आर नॉट एडमिटेबल, relevant facts are admissible, some facts which is relevant but that cannot be a part of admissible। तो ऐसे प्रश्न मेंस के लिए भी बनते हैं, बट यहां पे जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बात को जानने की कोशिश की गई है कि आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट फैक्चुअल बेसिस पे कैसे ऑब्जर्व करते हो या किस प्रकार से आप इनको देखते हो। तो अगर हम पहला देखें, फैक्ट दैट शो द प्रिपरेशन ऑफ द फैक्ट इन इशू, कहां पे प्रोवाइड किया गया है या किस जगह पे दिया गया है या किस बेसिस पे दिया गया है। तो अगर हम देखें तो ये सेक्शन 6 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। फैक्ट्स विच आर द रिजल्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट क्या है जो रिजल्ट क्या है किसके? फैक्ट इन इशू के, या जो फैक्ट्स फैक्ट इन इशू के बेसिस पे दिए गए हैं या फैक्ट इन इशू के बेसिस पे प्रोवाइड किए गए हैं, उनको कहां रिलेवेंट किया गया है या किस पार्ट के अंतर्गत रिलेवेंट किया गया है। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 5 के अंतर्गत फैक्ट विच आर अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, याद रखिएगा कहां पे? सेक्शन 4 रजिस्ट्री, याद रखिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो रजिस्ट्री आर वर्सेस विडिंगफील्ड के केस, ऐसी चीजों को आप लिंक करते हुए पढ़ते चलिए। फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कहां पे दिया गया है? 7 में दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, ये 4 1। तो ये आपका जो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सेक्शन 7, सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 4, जो कि पहले क्या था एविडेंस के अंतर्गत? 9, 8, 7, 6। तो इन बेसिस पे अगर आप एक टेबल बना के पढ़ रहे हैं प्रीवियस सेक्शन, अगर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि प्रीवियस सेक्शन को रिकॉल कैसे किया जाए, तो अगर आप टेबल बना के पढ़ रहे हैं, सभी सेक्शन से आप अवेयर हो, तो आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही या बेहद ही आसानी के साथ आप ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लोगे या ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से कर सकते हो। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न को समझने की कोशिश करें या किस बेसिस पे अगले प्रश्न को दिया गया है। देखिए जो अगला प्रश्न है वो द प्रिजम्पशन के आधार पे है, प्रिजम्पशन के बेसिस पे है। और प्रिजम्पशन किस बात की? द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड इज गवर्न बाय सेक्शन 116 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सॉरी, अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं है, यहां पे हो जाएगा बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 116 के सेक्शन को प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी की बात करता है। नरेंद्र नाथ परिहार वर्सेस राम गोविंद परिहार इज अ लीडिंग केस ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। अब देखिए दो फैक्ट्स आपके समझ दिए गए हैं, दो फैक्ट्स आपके समझ दिए गए हैं और दोनों फैक्ट्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्ट ए इज ट्रू, फैक्ट बी इज ट्रू,
बोथ आर ट्रू, या ए फॉल बी ट्रू, या बी फॉल ए ट्रू। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इस बेस पे जब तक आपके फैक्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें सेक्शन 116 की, 116 की अगर हम बात करें, और 116 को अगर हम देखें बीएसए के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, और हम इसे कहां पाते हैं, तो हम अगर देखें बर्डन ऑफ प्रूफ, जो स्पेसिफिक चैप्टर है, चैप्टर 7 ऑफ बीएसए, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। कहां से कहां तक दिया गया है, 104 से लेकर कहां तक, 120 तक। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं सेक्शन 116 जो कि कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन की बात करता है। मींस ऐसी दशा में अगर हम इस सेक्शन को देखें तो वहां पे अगर कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है ड्यूरिंग द मैरिज, तो ये प्रिजम्पशन हो जाएगा कि जिसके साथ उस महिला की शादी हुई है वो क्या है, वो उस चाइल्ड का पिता है। या फिर डिसोल्यूशन के बाद 280 डेज के अंतर्गत अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ है तो वो प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि जिसके साथ डिसोल्यूशन या जो प्रीवियसली हस्बैंड था वही क्या है, पिता है। और साथ ही साथ यहां पे एक बात और एक्सप्रेस की गई है कि यदि इस प्रिजम्पशन को रिबट करने का इसे मौका दिया जाएगा यदि वो इस बात को साबित कर दे कि जिस समय वो बच्चा या जिस समय वो बच्चा एग्जिस्टेंस में आया या जिस समय वो बच्चा था उस समय पहुंच जो इस मेल का था वो उस फीमेल तक पहुंच पाना संभव नहीं था। इसलिए जब इस फैक्ट्स को क्लियर किया जाएगा तभी उसे रिबट किया जा सकता है, अन्यथा प्रथम दृश्य यही माना जाएगा कि जिससे वैलिड मैरिज हुई है वही क्या है, उस बच्चे का पिता है। याद रखिएगा ऐसे सेक्शन प्रोटेक्शन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाए जाते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ दैट चाइल्ड के बारे में भी लॉ ने कहीं ना कहीं सोचा कि प्रोटेक्शन ऑफ द पैटर्निटी ऑफ दैट चाइल्ड, उस बच्चे की पैटर्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वेयर द मैटर्निटी इज कंसर्न इज क्लियर, जहां मैटर्निटी को अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो वो क्लियर होता है। अगर ये पता करना हो कि इस बच्चे की मां कौन है तो ये फैक्ट्स क्लियर है, लेकिन पैटर्निटी की अगर हम बात करें तो वहां क्लियर नहीं होता है। इसी आधार पे कहीं ना कहीं बच्चे की जो लेजिटिमेसी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है इस सेक्शन के आधार पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपसे ये मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में तो आपसे प्रश्न पूछा ही गया है। तो साथ ही साथ अगर हम देखें सेकंड केस तो ये भी फैक्ट सही है। इस केस के कब का है, ये 1901 का है। ये भी केस सही है, तो दोनों ही फैक्ट यहां पे सही हैं। तो अगर हम देखें तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इस आधार पे हम इसे करेक्ट करेंगे। अब देखिए ये जो आपको मैंने बताया या जो अदर फैक्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इन अदर फैक्ट्स से अवेयर हो तो आपसे अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा डिसोल्यूशन के बाद हाउ मेनी डेज, तो आपको अगर पता है 280 डेज, तो आप जो है आराम से, अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे। तो अगर आप इन सभी फैक्ट से अवेयर हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम चलें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी सेक्शन बेस्ड है और डेफिनेशन क्लॉज से सेक्शन कहीं ना कहीं जो है प्रभावित है। और बीएनएस के वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की गई है कि कहां पे डिफाइंड है, तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 प्रोवाइड द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन है जो ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर की बात करता है। ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन 23। अब याद रखिएगा प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था सेक्शन 18 के बारे में जो कि बात करता है पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर का ड्यूटी पूछा गया था तो सेक्शन 23 होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट
1861 इज सब्जेक्ट टू द, याद रखिएगा सेक्शन 7 के अंतर्गत रिमूवल, सेक्शन 7 के अंतर्गत अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ अ रैंक, इनकी बातें की जाती है, इनको एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो लिंक करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन से लिंक करता है, या सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, या किसको टारगेट करके, किसको लिंकअप करके इसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 जो कि बात करता है पावर टू डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन ऑफ अ पर्सन ऑफ सिविल, जो भी सिविल, या हम बात कर सकते हैं जो सिविल कैपेसिटी के अंतर्गत या सिविल कैपेसिटी के अंतर्गत वर्क कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये पार्टिकुलर आर्टिकल बात करता है। याद रखिएगा इसी के बाद आर्टिकल 312 है जो कि बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। और ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत अगर हम देखें तो IAS, जिसको हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी अगर हम बात करें IPS, जिसको कहा गया है इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरी सर्विस जो है वो है IFS। याद रखिएगा ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, भारतीय वन सेवा। तो ये भी यहां से भी देखिए एग्जामिनर अगर बनाना चाहेगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत क्या नहीं आता है या क्या आता है, तो कंसीडर कीजिएगा IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो अगर आपको ये भी फैक्ट्स क्लियर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और APO को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी सेक्शन हैं जो प्रिवेंटिव नेचर के हैं, या जितने भी सेक्शन है जो आपके ऐसे नेचर के जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है या गवर्नमेंट की कोई ऐसे एक्शन से रिलेटेड है, वो आपके लिए, चाहे वो पुलिस रेगुलेशन एक्ट का हो, चाहे वो पुलिस रेगुलेशन का हो, चाहे वो पुलिस एक्ट का हो, वो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाहे वो BNSS का हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हो, जहां पे जितने भी प्रिवेंटिव नेचर के, चाहे चैप्टर 9 की बात करें, चैप्टर 10 की बात करें, और भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव नेचर के सेक्शन है उनकी बात करें, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उनको पढ़िएगा, एक एक प्रोविजन को देखते हुए पढ़िएगा, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके समक्ष लाएं और उन पे डिस्कशन करें, न केवल उनके आंसर्स बल्कि साथ साथ उन पे डिस्कशन करें कि उन पे प्रश्न और कैसे बन सकते हैं, या किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व करें और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।